हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों एक ही वीडियो में हम आपको आज की इस वीडियो में कवर कराएंगे और देखिए यहाँ पे लगभग हम 250 प्रश्न और उसके आंसर आपको तैयार कराएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के ही भ्रूण विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, बिना निषेचन के ही भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाएं भित्ति किसकी बनी होती है। तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। देखिए भ्रूणपोष या भ्रूणकोष पूछे, ये हमेशा कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं यानी ट्रिप्लॉइड होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नारियल किस प्रकार का फल है। तो आपको बताना है नारियल जो है यह एक अस्थिल फल होता है। किस प्रकार का फल है? यह एक अस्थिल फल है। अगला है, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह क्रिया कहलाती है। देखिए जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पोरोगामी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर प्रवेश करती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? मीसोगामी कहलाती है। जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं? पोरोगामी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो उसको पोरोगेमी और जब अध्यावरण से प्रवेश करती है तो उसको मीसोगेमी। अगला क्वेश्चन है, परागकण की बाएं भित्ति कहलाती है। तो परागकण की जो बाएं भित्ति होती है वह बाएं चोल या एक्जाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? बाएं चोल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है। तो देखिए पराग कोश का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होना क्या कहलाता है? पुपूर्वता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। तो पक्षियों द्वारा होने वाला परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो देखिए एक सामान्य भ्रूण कोश में जो केंद्रक होते हैं उनकी संख्या 8 होती है और यदि एक सामान्य भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या आपसे पूछ ले तो कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में विकसित हो जाना क्या कहलाता है। तो देखिए बिना निषेचन के ही यदि अंडाशय फल में विकसित हो जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है या पार्थिनोकार्पी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, परागकण के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पेलिनोलॉजी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, परागकणों का अंताचोल किसका बना होता है। देखिए परागकण का अंताचोल जो होता है वह सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है। देखिए बाएं चोल व अंताचोल ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ये कई बार पूछा भी जाता है। तो परागकण का जो बाएं चोल होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और जो अंताचोल होता है वो सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है। तो देखिए साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। तो यदि कीटों द्वारा होने वाला परागण पूछे तो एंटोमोफिली, पक्षियों द्वारा होने वाला परागण पूछे तो ऑर्निथोफिली, जंतुओं द्वारा होने वाला परागण यदि पूछे तो उसको हम जूफिली कहते हैं, वायु द्वारा यदि होने वाला परागण पूछे तो उसको हम एनिमोफिली कहते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेव किस प्रकार का फल का उदाहरण है। तो देखिए जो सेव होता है यानी ये कूट फल या असत्य फल का एग्जाम्पल है। तो आपको याद रखना है सेव जो है यह एक कूट फल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमुखी में किस प्रकार के पुंकेसर पाए जाते हैं। तो सूर्यमुखी में आपको याद रखना है सिनजिनेसियस प्रकार के पाए जाते हैं यानी आपस में जुड़े हुए प्रकार के सूर्यमुखी में पुंकेसर या स्टेमेन पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है क्या? सिनजिनेसियस। अगला क्वेश्चन है, बीटी जीन युक्त फसल का ट्रेड नाम है। देखिए बीटी जीन युक्त जो ट्रेड फसल है उसका क्या नाम है? यील्ड गार्ड। क्या है? यील्ड गार्ड। अगला क्वेश्चन है, इकोआरआई क्या है। तो यह एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। क्या होता है? यह एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं किसमें। तो प्रतिबंधन एंजाइम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहले जंतु क्लोन का नाम बताइए। तो देखिए जो डाली है ये भेड़ की पहली जंतु क्लोन थी और ये सबसे पहली क्लोन है। कौन? डाली, जो कि भेड़ की एक क्लोन है। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। देखिए पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टीआई प्लाज्मिड का स्रोत बताइए। तो देखिए टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसका स्रोत क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अगला क्वेश्चन है, वह जीन चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव के गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जिसके द्वारा गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
मानव निर्मित इंसुलिन है, तो मानव निर्मित जो इंसुलिन है वो क्या है, ह्यूमोलिन है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो इंसुलिन केवल और केवल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी का। किसका, एसिटोबैक्टर एसिटी। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं, यानी ऐसे विषाणु जो कि जीवाणुओं पर आक्रमण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है, तो जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, तो देखिए लेग्यूमिनेसी की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है, तो आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कवक का पादप की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। देखिए कवक का जो पादप जड़ों के साथ संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, कवक, या हम कह सकते हैं सहजीवी सहचर्य कहते हैं। तो आपको याद रखना है सहजीवी सहचर्य का या सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है, माइकोराइजा। यह सहजीवी संबंध का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पीसीआर में टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है, तो वायरस या विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है प्लेग का टीका किस वैज्ञानिक ने विकसित किया, तो प्लेग का टीका सबसे पहले डॉक्टर हॉपकिंस ने विकसित किया, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कैंसर रक्त कैंसर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गोनेरिया रोग किसके कारण होता है, तो यह निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है वायरस की खोज किसने की, तो वायरस की खोज सबसे पहले इवानोवस्की ने 1892 में की थी। किसने की थी, इवानोवस्की ने। अगला क्वेश्चन है बीटी कार्टन किसके प्रतिरोधी हैं, तो आपको याद रखना है जो बीटी कार्टन है यह कीटों के प्रतिरोधी हैं। अगला क्वेश्चन है यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, तो यीस्ट का उपयोग जो है एथिल एल्कोहल के उत्पादन या प्रोडक्शन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस का प्रमुख स्रोत या प्रमुख घटक क्या है, तो बायोगैस का प्रमुख घटक जो है कौन सा है, मीथेन। मीथेन CH4 जिसका फार्मूला होता है, मीथेन जो है यह बायोगैस का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन जो है यह प्रतिजैविक है, एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन का नाम लिखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, ह्यूमोलिन। अगला क्वेश्चन है ओपियम का स्रोत लिखिए, तो ओपियम का स्रोत क्या होता है, अफीम, जिसको कि हम पावर सोमनीफेरम कहते हैं। आपको याद रखना है ओपियम जो है किसका स्रोत है, ओपियम का स्रोत क्या है, तो अफीम या पावर सोमनीफेरम। अगला क्वेश्चन है एलएसडी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो एलएसडी का जो स्रोत होता है वो एक कवक होता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। एलएसडी का आपको स्रोत याद रखना, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग के परजीवी का नाम लिखिए, तो मलेरिया रोग का जो परजीवी होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है विषाणुरोधी प्रोटीन को कहते हैं, यानी प्रति विषाणु जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, विषाणुरोधी प्रोटीन या प्रति विषाणु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है रोगों के जन्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो रोगों के जन्मवाद का सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट कोच ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था। अगला क्वेश्चन है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले एड्स शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है कीमोथेरेपी से किस रोग का उपचार किया जाता है, तो कैंसर रोग का, जो कि एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण की आकार की असामान्यताओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो टीरेंटोलॉजी कहलाता है। यदि किसी भी भ्रूण की आकार की असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, टीरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था, देखिए सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था, तो हीमोबिलिस। कौन था, हीमोबिलिस। अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो जीवन की उत्पत्ति जो है वो पोलियोजाइक काल में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है सरीसृप तथा पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है, तो आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह सरीसृप व पक्षी के मध्य की संयोजक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं, तो फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? लैमार्क। इन्होंने ही सबसे पहले फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक लिखी। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी को जीवाश्मिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संरचना तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाने वाले अंग कहलाते हैं, यानी ऐसे अंग जो संरचना तथा उत्पत्ति में समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है? तो आपको बताना है जो जर्म कोशिकाएं हैं इनको ही अमर कोशिकाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाकल्प सबसे पहले आता है? तो कौन सा महाकल्प सबसे पहले आता है? तो पोलियोजाइक महाकल्प सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव हैं, तो कौन है प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव? साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास किसने किया था? तो एलेक्स जेफरीज ने किया था। किसने किया था? एलेक्स जेफरीज ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीन्स अन्य जीन्स की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो रेगुलेटर जीन। क्या याद रखना है आपको? रेगुलेटर जीन जो है यह अन्य जीन्स की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है वे जीन जो अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं साइलेंट जीन। साइलेंट जीन जो है कभी भी अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है टीआरएनए पर नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम क्या कहलाता है? तो देखिए टीआरएनए के ऊपर यदि नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम है तो उसको हम एंटीकोडान कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीकोडान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया था किसने? लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है डार्विनावाद किस पर आधारित है? तो आपको बताना है कि प्राकृतिक वर्ण पर। किस पर? प्राकृतिक वर्ण पर डार्विनावाद आधारित है। अगला क्वेश्चन है जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है लैमार्क ने। लैमार्क ने क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया कहलाती है, तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है, तो जैकब तथा मोनार्ड ने जीन विनिमय के संबंध में कौन सा मॉडल दिया था? ओपरान मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल? ओपरान मॉडल। अगला क्वेश्चन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। किसने की थी? टेमिन एवं बाल्टीमोर ने की थी। अगला क्वेश्चन है निरंतर क्रियात्मक जीन है, तो हाउसकीपिंग जीन जो होता है यह एक निरंतर क्रियात्मक जीन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? तो जो मैसेंजर आरएनए होता है यानी संदेशवाहक आरएनए या जिसको हम एमआरएनए कहते हैं, यह थोड़े ही समय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया कहलाती है, तो आरएनए से यदि डीएनए बनता है यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आरएनए प्राइमर का उपयोग किस में होता है? तो आरएनए प्राइमर का उपयोग डीएनए के द्विगुणन में होता है। किस में होता है? द्विगुणन में होता है। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोजीन की खोज किसने की थी? तो ऑन्कोजीन की खोज किसने की थी? बिशप एवं बर्नस ने की थी। अगला क्वेश्चन है मक्के में जंपिंग जीन्स की खोज किसने की थी? तो मैंकलीटॉफ नामक साइंटिस्ट ने मक्के में जंपिंग जीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है? तो ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति होती है या अनुलेखन की जो समाप्ति होती है यह रो प्रोटीन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? रो प्रोटीन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो देखिए डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है यह डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो आपको याद रखना है डीएनए लाइगेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोडान समारंभन कोडान कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एयूजी। यह एक समारंभन कोडान है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने ही सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कितने प्रकार के कोडान जो हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं? तो देखिए टोटल हमने आपको बताया था 64 प्रकार के कोडान बनते हैं, जिसमें से 3 कोडान जो है स्टॉप कोडान कहलाते हैं जो कि किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, और बाकी जो 61 कोडान है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का कोड करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स
के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन्स बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले कृत्रिम जीन्स का संश्लेषण किसने किया था? हरिगोविंद खुराना ने, यानी एचजी खुराना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया? तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टैटम ने दिया था। किसने दिया था? बीडल एवं टैटम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, तो कौन सा रोग है जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है? तो कैंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो मानव में आंतरिक या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपको याद रखना है, मानव में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? आंतरिक। अगला क्वेश्चन है, युग्मक की सूत्र गुणिता होती है, यानी जो गैमीट होते हैं उनकी सूत्र गुणिता क्या होती है? यानी गुण सूत्रता का स्तर क्या होता है? अगुणित। युग्मक या गैमीट जो है ये हमेशा अगुणित होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समापन कोडान का नाम लिखिए। तो देखिए यूएए, यूएजी और यूजीए ये तीनों समापन कोडान होते हैं। आप इनमें से किसी भी एक का नाम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो अनुलेखन में सहायता करता है। तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? इसका राइट आंसर है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है, तो कौन सा है? जीवाणुभोजी। क्या है? जीवाणुभोजी। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें 70 प्रकार का राइबोसोम जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? ऐसे अणु जो कि डीएनए को काटते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आपको दो चीजें याद रखनी है, दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो डीएनए के खंडों को तोड़ने वाले एंजाइम और एक डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम। तो ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए खंडों को जोड़ते हैं वो डीएनए लाइगेज एंजाइम कहलाते हैं, और ऐसे एंजाइम जो कि डीएनए के खंडों को या अणुओं को आपस में तोड़ते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेथियोनिन को कोडित करने वाला कोडान है एयूजी, जो कि समारंभन कोडान भी कहलाता है। यह मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए क्या कहलाते हैं? तो राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राइबोसोमल आरएनए कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, सर्टोली कोशिकाएं वृषण या टेस्टेज के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में जो अंडोत्सर्ग होता है वो कितने दिन में होता है? तो इसका राइट आंसर है 14वें दिन। 28 दिन के अंडाशय चक्र में जो अंडोत्सर्ग होता है वो हमेशा कौन से दिन में होता है? 14वें दिन होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जाइगोट से मोरुला बनने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो जाइगोट से मोरुला बनने की क्रिया जो है वह विदलन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाथी का औसत गर्भकाल कितने दिन का होता है? तो आपको बताना है 641 दिन का। कितने दिन का होता है? 641 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, वृषण में किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है, जो वृषण में लीडिंग कोशिकाएं होती है ये टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो कि लिंग हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स होता है। अगला क्वेश्चन है, कोलेंट्राम क्या है? तो आपको याद रखना है, कोलेंट्राम जो है यह प्रथम स्त्रावित दूध है। क्या है? यह प्रथम स्त्रावित दूध है। अगला क्वेश्चन है, सोमनीफेरस नलिकाएं कहां पाई जाती है? तो आपको बताना है वृषण में पाई जाती है। ये तीन क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं और एक आपको क्या पूछा जाता है? सोमनीफेरस नलिकाएं। तीनों के तीनों वृषण में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां पर होता है? तो आपको याद रखना है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस में होता है। आपको कोई भी आंसर सही माना जाएगा, चाहे आप हिंदी से यदि लिखेंगे तो अधिवृषण लिखेंगे और यदि इंग्लिश लिखते हैं तो एपिडिडाइमिस। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 4 भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्देदघी पुंकेसर पाए जाते हैं तो किस में पाए जाते हैं? सरसों में पाए जाते हैं, मस्टर्ड में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है, कार्पस ल्यूटियम जो है फीमेल से रिलेटेड होता है और यह ओवरी या अंडाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवकाय या पोलर बॉडी बनते हैं? तो आपको याद रखना है कि एक बार के अंडाणु जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 3 जो है पोलर बॉडी या ध्रुवकाय का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु जन्म के समय किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो शिशु जन्म के समय केवल और केवल रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्रावण होता है।
अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में जो निषेचन होता है वो मादा की अंडवाहिनी में या फैलोपियन नाल में होता है। अगला क्वेश्चन है युग्मनज या जाइगोट की जो सूत्र गुणिता होती है वो क्या होती है? देखिए युग्मनज या जाइगोट जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? द्विगुणित होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है वृषणों की उत्पत्ति भ्रूण के किस परत से होती है? तो देखिए जो वृषण होते हैं इसकी उत्पत्ति हमेशा भ्रूण के मध्य चर्म या मीसोडर्म से होती है। अगला क्वेश्चन है नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपस में नर व मादा युग्मक के संलयन की या मिलने की क्रिया जो है यह निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है रज चक्र का समाप्त होना क्या कहलाता है? तो रज चक्र का समाप्त होना जो है रजोनिवृत्ति कहलाता है या मोनोपाउज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साल्विया में होने वाला कीट परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? साल्विया में होने वाला कीट परागण एंटोमोफिली कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी वर्तिका व वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम लिखिए। तो देखिए मक्का का जो पौधा होता है इसकी जो वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होती है सबसे लंबी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपको बताना है रेफ्लेसिया, और यदि सबसे छोटा पुष्प पूछता है तो वो क्या है? वुल्फिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निषेचन या हम कह सकते हैं निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो किसमें परिवर्तित होता है? तो देखिए निषेचन के बाद दो ही परिवर्तन होते हैं, जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, और यदि पूछे कि निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है तो अंडाशय हमेशा फल में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अनिषेचित अंड से भ्रूण, अनिषेचित अंड से किसका? बीज का विकास। अनिषेचित अंड से बीज का विकास क्या कहलाता है? एपोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोगैमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में निषेचन की खोज किसने की थी? तो पौधों में निषेचन की खोज जो है स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा एक होती है। यदि कोई भी अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जनक की संख्या कितनी होगी? एक होगी। अगला क्वेश्चन है निषेचन के बाद अंडाशय बदल जाता है, तो हमने पहले ही बता चुका कि फल में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फल में। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज जो है नवास्चिन ने की थी। किसने की थी? नवास्चिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है वैलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो हमेशा जल परागण होता है वैलिसनेरिया में। अगला क्वेश्चन है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो देखिए जो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है वो क्या है? तंबाकू, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जैविक पदार्थों के प्रवेश के लिए प्रशासकीय आज्ञा पत्र कहलाता है। तो जैविक पदार्थों के लिए प्रशासकीय जो आज्ञा पत्र है वो जैव एकाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव एकाधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित अन्न है। तो मानव निर्मित जो अन्न है वो क्या है? ट्रिटिकेल है। कौन सा है? ट्रिटिकेल। अगला क्वेश्चन है कि सोनेरा 64 और लर्मारोजस 64A किस पादप की प्रजातियां हैं? तो आपको याद रखना है ये किसकी प्रजातियां हैं? गेहूं की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु कब पोटेंट हुआ? तो 1889 में सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक जंतु है उसका पोटेंट किया गया है कि ये अविभेदित जैविक कोशिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लावर सार किसकी ट्रांसजेनिक किस्म है? तो आपको बताना यह टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है। अगला क्वेश्चन है वे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है ट्रांसजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रांसजीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बीटी बिस प्रोटीन जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो बीटी बिस प्रोटीन है यह बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा जो है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम परजीवी गाय है। तो देखिए प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या है? रोजी, यह जो है प्रथम परजीवी गाय है। अगला क्वेश्चन है सुपर बग किसे कहते हैं? तो सुपर बग किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, इसी को हम क्या कहते हैं? सुपर बग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सुनहरे चावल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल है, तो कौन सी फसल है? गोल्डन राइस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो आपस में 3 सल्फाइड पूलों के द्वारा या सल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है स्पंजी जड़ें पाई जाती है। तो स्पंजी जड़ें आपको बताना यह हमेशा किसमें पाई जाती है? जलकुंभी में, यानी इकोर्निया में ही स्पंजी जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण मूल परजीवी पादप है। तो पूर्ण मूल परजीवी पादप कौन सा होता है? रेफ्लेसिया जो है यह एक पूर्ण मूल परजीवी पादप है। अगला क्वेश्चन है मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण है। तो देखिए सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है? मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा जो है यह एक मृतोपजीवी पादप होता है। अगला क्वेश्चन है धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं।
तो आपको याद रखना है कि जो धंसे हुए रंध्र होते हैं, या हम इसको सिनकिन स्टोमेटा कहते हैं, सिनकिन स्टोमेटा या धंसे हुए रंध्र जो हैं यह हमेशा मरुद्भिदी पौधे या जीरोफाइट्स प्लांट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है जो माइकोराइजा है यह सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एक उभयचर पौधे का नाम लिखना है, यानी एम्फीबियन प्लांट का नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? रेननकुलस। रेननकुलस जो होता है यह एक उभयचर पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पीडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का संक्रमण प्रदेश क्या कहलाता है? तो दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का जो संक्रमण प्रदेश है वह क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है? तो आपको याद रखना है जो जलोदविदी पौधे होते हैं या हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं इनमें मूल गोप का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक करने वाले तने कहते हैं। तो मांसल होकर पत्तीनुमा संरचना धारक तनों को हम क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णकाय स्तंभ। अगला क्वेश्चन है किसी एक जीव की पारिस्थितिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑटोइकोलॉजी। यदि किसी एक जीव की पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम ऑटोइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? तो आपको बताना है परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो किसी भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? सौर ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है जड़ रहित संवहनी पादप है। तो जड़ रहित संवहनी पादप का एग्जाम्पल कौन सा है? वाल्फिया। कौन सा है? वाल्फिया। ये जड़ रहित संवहनी पादप होता है। अगला क्वेश्चन है अल्प विकसित संवहनी पादप पाए जाते हैं तो किन पौधों में पाए जाते हैं? हाइड्रोफाइट्स या जलीय पौधों में या जलोदविदी पौधों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये दलदली पौधों में या मैंग्रोव पौधों में भी पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव पौधे या दलदली पौधे जो है दोनों वही है, आप कोई भी लिख देंगे वो सही माना जाएगा। तो वायवीय श्वसन मूले या न्यूमेटोफोर जो है किसमें पाए जाते हैं? यह हमेशा दलदली या मैंग्रोव पौधों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटोफिलस पौधे का उदाहरण है। तो फोटोफिलस पौधे का उदाहरण कौन सा प्लांट है? तो सूर्यमुखी। यह एक फोटोफिलस प्लांट होता है। अगला क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नांगफनी में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है। देखिए नांगफनी में जो फिल्लोक्लेड का रूपांतरण होता है वो किसका होता है? वो तने का रूपांतरण होता है। किसका होता है? तने का। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आंशिक परजीवी पौधे का उदाहरण लिखना है। कौन सा पौधा जो है आंशिक परजीवी होता है? तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? चंदन या सेंटेलम एल्बम। अगला क्वेश्चन है मूल पॉकेट किस पौधे में पाई जाती है? तो मूल पॉकेट आपको बतानी है यही इकॉर्निया या जलकुंभी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर व जन्म दर का अनुपात क्या कहलाता है? तो जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जैविक इंडेक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए। तो जो मधुमक्खी होती है इसके अलावा जो मानव है यह भी एक द्विरूपता वाला प्राणी होता है। अगला क्वेश्चन है पादप समुदाय के क्रमिक विकास को कहते हैं। तो देखिए पादपों के समुदाय के क्रमिक विकास को क्या कहते हैं? अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण की जो स्थायी अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है जो पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था है वो चरम समुदाय कहलाती है। क्या कहलाती है? चरम समुदाय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किसी भी वन परितंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है? ये आपको याद रखना है कि ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। चाहे वो वन परितंत्र में पूछे या तालाब परितंत्र में या किसी भी परितंत्र में जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, यानी स्ट्रेट बनता है। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टेंसले ने किया था सन 1935 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष के परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा? आप बताना है आपको कि जो वृक्ष का परितंत्र है उसमें जो जीव संख्या का पिरामिड है वो कैसा बनेगा? तो हमेशा उल्टा बनता है। यदि वृक्ष के परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड पूछे तो भी उल्टा बनता है, और यदि झील परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड पूछे तो भी हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो अनुक्रमण या सक्सेशन शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हुल्ट ने किया था।
कब किया था? 1885 में। किसने किया था? हुल्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है बड़े पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं। तो कोई भी यदि लार्ज या बड़ा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो आपको याद रखना है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है जल क्रमक प्रारंभ होता है। तो कहां से प्रारंभ होता है जल क्रमक? जल से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है मरुक्रमक प्रारंभ होता है। मरुक्रमक कहां से प्रारंभ होता है? तो यह नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है? तो रेतीली भूमि से प्रारंभ होने वाला जो अनुक्रमण होता है यह सैमोसियर कहलाता है। क्या कहलाता है? सैमोसियर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो क्या होता है? तो एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। और इस 10% नियम को किसने दिया था? लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र में यहां पे आपको बताना है कि जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है, देखिए सबसे पहले तो आपको बताना परितंत्र में जो कवक तथा विषाणु होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो किसी भी परितंत्र या इकोसिस्टम में जो कवक व जीवाणु होते हैं ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर या अपघटक होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो हमने पहले ही बता दिया कि जो ऊर्जा का 10% नियम है इसको किसने दिया था? लिंडमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने के कारण निर्मित संरचना को कहते हैं। देखिए कई सारी संरचनाएं जो होती है खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल करके एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? खाद्य जाल या फूड वेव। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको बताना है बीजी रासेन ने। किसने किया था? बीजी रासेन ने सबसे पहले जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो बताना है कि हमारे देश में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो यह मंडला जिले में स्थित है। कहां है? मंडला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत जो है 1973 में हुई थी, यानी 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि बाघों को बचाने के लिए एक बनाई गई परियोजना थी। और अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है कहां स्थित है? यह देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण से संबंधित है? तो आपको बताना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गेंडों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि यह सुंदरलाल बहुगुणा इनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात राज्य में स्थित है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किसके संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए जो रेड डाटा बुक है यह विलुप्त प्राय प्रजातियां यानी ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई है उसका जो संरक्षण है वो किसमें किया जाता है? रेड डाटा बुक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अभयारण्य का आधुनिक नाम लिखिए। तो अभयारण्य का आधुनिक नाम क्या है? शरण स्थल है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो ब्राजील में पाई जाती है, जहां की अमेज़न का जंगल भी है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1976 में। आपको याद रखना है 1976 में सबसे पहले सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है यह प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको जो है 1986 में यानी 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपको बताना है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है यह किसके जनक हैं? हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है जंगली गधा कहां पाया जाता है? तो आपको बताना जो जंगली गधा होता है यह गुजरात में जो कच्छ के रण है वहां जो है पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहां स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है सोन चिड़िया भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका भी आंसर क्या है? राजस्थान में। तो सोन चिड़िया भी कहां पाई जाती है भारत में? तो राजस्थान में ही पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है विश्व प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राणी दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में लागू किया गया था, यानी 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो अमेज़न वर्षा वनों को ही हम पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम यदि आपसे पूछे तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और यदि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपसे पूछे तो 1972 में, यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है यह पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किस प्रकार का रोग है? तो आपको याद रखना है कि यह एक यौन संक्रमित रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल करके अब परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है इसका नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को हम बाइसेक्टोमी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एड्स की जांच करने वाले टेस्ट को क्या कहते हैं? तो एड्स करने वाली जांच को हम क्या कहते हैं? एलाइजा टेस्ट या एलाइजा परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमस आर माल्थस ने दिया था। किसने दिया था? थॉमस आर माल्थस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है महिलाओं की नसबंदी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के लिंग परीक्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है कि जो भ्रूण के लिंग परीक्षण की तकनीक है इसको हम क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो टी.एच. मॉर्गन को। किसको कहा जाता है? टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल लिखिए। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण दीजिए। देखिए मिराबिलिस जलापा, अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन सा है? मिराबिलिस जलापा, ये आपको याद रखना है। इसको हम हिंदी में गुलाब बांस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन से गुणसूत्र से होता है? तो बाई गुणसूत्र से होता है, ये आपको याद रखना है। जो मेल का जो बाई गुणसूत्र होता है वही जो है मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोम या गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। आपको याद रखना है कि निषेचन और क्रोमोसोम इन दोनों की खोज ही किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला क्वेश्चन है मानव में कितने जोड़ी सहलग्नता समूह पाए जाते हैं? तो आपको बताना है 23 जोड़ी। मानव में 23 जोड़ी सहलग्नता समूह यानी कि 46 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाई क्रोमोसोम की खोज जो है स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? स्टीवेंस नामक साइंटिस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लीडर्स रोग को हम हीमोफीलिया रोग भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि उस सिंड्रोम का नाम बताना है जिसमें कि डबल एक्स बाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। आपको याद रखना है जो 23वां जोड़ा होता है उसमें यदि ट्राइसोमी हो जाती है तो मतलब कौन सा गुणसूत्र है वह, कौन सा सिंड्रोम है? तो यह क्लीनीफिल्टन सिंड्रोम है। तो क्लीनीफिल्टन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? 23वें जोड़े की ट्राइसोमी हो जाती है, यानी 2 गुणसूत्रों की जगह में एक गुणसूत्र जो है एक्स्ट्रा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। तो आपको बताना है कि जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम है इसका अपवाद कौन सा है? तो सहलग्नता या लिंकेज जो है ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अपवाद है। अगला क्वेश्चन है लिंग सहलग्नता के लिए मॉर्गन ने किस प्रकार का अध्ययन किया? तो आपको बताना है कि लिंग सहलग्नता के लिए जो मॉर्गन ने किस पर अध्ययन किया था, मतलब किस जीव पर अध्ययन किया था? तो आपको बताना है ड्रोसोफिला पर। जो ड्रोसोफिला मक्खी है उसमें ही सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने सहलग्नता समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि संतान तथा रिसेसिव पेरेंट्स के बीच के क्रॉस को क्या कहते हैं? देखिए यह आपके क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो आपको बताना है कि यदि संतानों के और रिसेसिव पेरेंट के बीच में यदि क्रॉस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो आपको बताना है जो एक संकर क्रॉस होता है इसमें जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, 1:2:1, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे दोस्तों लगभग 250 प्रश्न है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में जाने से पहले इन ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाना है, और यदि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके जो 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं उनमें से आप लगभग जो है कई सारे प्रश्नों के आंसर जो है वहां पे आप दे सकते हैं, और यहां से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और लगभग आपको अधिकतर प्रश्न यहां से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।